हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैप्टर 6 सेशन 6.2। अब तक हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, जो है लाइंस एंड एंगल्स। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अब तक लीनियर पेयर, और हमने ये भी पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ओके, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं एक बार कि लीनियर पेयर क्या है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और आई एम श्योर ये आप सबको पता होगी, लेकिन फिर भी एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं मैथ्स के अंदर कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इसकी तरह ये मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं या जो सॉल्यूशंस हैं, अब वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, आर एस अग्रवाल हो, या कोई भी आपकी मैथमेटिक्स की बुक हो, उससे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिटरली रात को बैठेंगे, टेबल पे बुक रखेंगे और क्वेश्चंस पढ़ने लगते हैं, मतलब याद कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ थ्योरी। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो कि ये काम कर रहे हो, तो बेटा बहुत गलत काम कर रहे हो आप ये, क्योंकि मैथ्स इज नॉट थ्योरी, मैथ्स इज नॉट हिस्ट्री। मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ्स को प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपनी बुक बनाइए, अपने लास्ट ईयर की जो नोटबुक्स हैं उसमें से जो पेज बचे हुए हैं फाड़ लो, उन सब पेजेस को, उन पेजेस को फाड़ करके एक मोटी सी नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस बेसिकली मैथ्स के अंदर जरूरी क्यों है, उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास और आपको एग्जाम में वो सॉल्व करना है, तो आप वहां पे बैठ करके थिंकिंग ना लगाओ कि 5 मिनट आपने थिंकिंग में लगा दिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आपका एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है कि उसमें आपको थिंकिंग का टाइम नहीं दिया जाता। आपको 5 मिनट की लग्जरी नहीं है हर एक क्वेश्चन को थिंक करने के लिए। तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो थिंकिंग नहीं आएगी, वो इम्प्रॉम्प्टू, इमीडिएट क्वेश्चन का आंसर आपको विजुअलाइज नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स। और जो बच्चे नहीं करते हैं वो टारगेट बिल्कुल ना करें 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपका पेपर कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। 3 आवर्स के पेपर में आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो क्वेश्चन का आंसर सोचने में लगा दोगे, तो आपको मिला 2 आवर 15 मिनट्स या 2.5 आवर्स। आपको पेपर मिलता है 3 आवर्स का सॉल्व करने के लिए, और आप उसमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगा दोगे सिर्फ थिंकिंग में कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा 2.5 या फिर 2 आवर 15 मिनट्स, और उसमें आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन आते हुए भी, सब कुछ समझ में आते हुए भी आप वो क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपके 100 आउट ऑफ 100 तो आप भूल ही जाओ। तो बच्चे जो मैथ्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं और ये सोच के बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ, मुझे क्वेश्चन आ गया, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं तो कर लूंगा इसको, नहीं बच्चों, एग्जाम में जाकर के आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, नोटबुक में एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार से भी नहीं होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैथ्स को थ्योरी की तरह ना पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। लीनियर पेयर, आपको मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ये लाइन है ए बी, और एक ओ पॉइंट पर मैं ओ सी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इससे दो एंगल जो बनेंगे एक्स और वाई, इन एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। और इसका एक्सियम अपोजिट भी ट्रू है कि अगर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, तो ए ओ बी तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे या फिर एक लाइन पे लाई करेंगे। ओके, तो पहला था ये। दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट ओ, और ये लाइन है ए बी एंड सी डी, तो जो चार एंगल बनेंगे उसमें से एंगल ये वाला और ये वाला, अगर मैं इसको एक्स कहूं तो ये एंगल भी एक्स होगा, और ये वाला और ये वाला, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा, यानी कि ये अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएंगे। सप्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम सॉल्व करेंगे आपके अनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्लीज आप सिर्फ ये लेक्चर जो है
यूट्यूब पे देखने के पर्पज से मत देखो। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, आप अपनी नोटबुक करो। जब मैं कहता हूं कि हाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मेरा वीडियो पॉज कर दो और आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हो, ग्रेट, नथिंग लाइक इट, मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो आप लोग स्टार्ट करने की वजह से हो सकता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। उसके बाद अगर आपके ट्राई करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कि मैंने सॉल्यूशन क्या दिया है। अगर आपने सॉल्व कर भी लिया है तो भी आप देखो कि मैंने वीडियो में क्या सॉल्यूशन दिया है। हो सकता है कि मेरा सॉल्यूशन जो है आपके सॉल्यूशन से टाइम इफेक्टिव हो, मतलब टाइम बच रहा हो, या फिर वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपका टाइम बच रहा है आपके सॉल्यूशन से, ग्रेट, आप वही सॉल्यूशन फॉलो करो। अगर आपका टाइम बच रहा है मेरे सॉल्यूशन से, तो आप मेरा सॉल्यूशन फॉलो करो। क्योंकि एग्जाम के अंदर सिर्फ आंसर करेक्ट करना ही पर्पस नहीं है। एग्जाम में आंसर तो आप करेक्ट कर दोगे, लेकिन टाइम टाइम एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है। उतने टाइम में आप कैसे आंसर्स को करेक्ट करके 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हो, इस बात का चैलेंज है। ओके, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूं उसके बाद प्लीज ये वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन है इन फिगर 6.13, ये फिगर दे रखी है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स का आपको ध्यान होगा कि जो भी आपका सीओई एंगल है 360 माइनस एंगल सीओई इज अ रिफ्लेक्स सीओई। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूं जिससे कि हम इसके ऊपर अपना गुच्चर मुच्चर जो करना है सब कर सकें। तो ये है आपकी लाइन ए बी, ए बी, ये है सी डी और ये है ओ, और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इसने ई। ओके, देखो ये एंगल जो एओसी बीओई दे आते हैं ना, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर आप एंगल एक्स वाई या A1 2 कर लोगे ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इसने आपको एंगल दे रखे हैं एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70, दैट्स फाइन, ओके। लेकिन आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूं, और ये ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है जो कि मैं फॉलो करता था और मुझे लगता था ये बहुत ईजी है, और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी ये फॉलो करें। एंगल एओसी, एंगल एओसी, एंगल एओसी की जगह अगर आप इसको एंगल ए या एंगल 1 लिख लोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा विजुअलाइज करने में, क्योंकि एंगल एओसी लिखना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, राइट? लेकिन इसी को मैं लिख दूं एंगल 1, एंगल 1, तो ये काफी इजी हो जाती है चीज, राइट? इसी तरह से एंगल बीओई, बीओई है बीओई, मैं इसको एंगल बीओई की जगह लिख देता हूं एंगल 2। तो इस तरह से मैं ये एंगल्स को नंबर दे दूंगा, एंगल 1, एंगल 2, और ये मेरे को विजुअलाइज करना काफी इजी हो जाएगा। तो आप भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। आपको एंगल एक्स, एंगल वाई वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें ज्यादा श्रद्धा है तो वैसे कर लो। लेकिन एंगल 1 और 2 एक्स वाई कुछ भी करोगे ना, आपको इससे आराम हो जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैंने एंगल ए ओ सी का लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल बीओई को लिखा है एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि एंगल बीओडी, ये एंगल जो है 40 डिग्री, इसको मैं कहता हूं एंगल 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, तो अब आप देखो, आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो दो लाइन ए बी और सी डी, करेक्ट, ए बी और सी डी, इसमें दो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों के दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और आप यहां लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली लिख दिया, आप समझ में आ जाएगा आपको। अब क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, और अब एंगल 3 जो है वो 40 डिग्री है, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, यानी कि अगर मैं एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 की जगह रख दूं तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मतलब एंगल 2 कितना हो गया, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरा पहला निकल आ गया, यानी कि एंगल 2 कितना हो गया, एंगल 2 हो गया 30 डिग्री। ये है
40 डिग्री और ये भी है 40 डिग्री। ठीक है, अब मुझे निकालना है एंगल सीओई। क्यों? क्योंकि मुझे एंगल सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, राइट। तो मैं अगर एंगल सीओई निकाल लूंगा तो 360 डिग्री माइनस हो जाएगा। अब एंगल सीओई निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको, आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि मैं यहीं पे लिख सकूं ये क्वेश्चन। तो मुझे एंगल 2 मिल गया, एंगल 1 मिल गया। अब अगर मैं इसको कह दूं एंगल 4 जो कि एंगल सीओई है, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा या नहीं? सिंपल, लीनियर पेयर। करेक्ट, लीनियर पेयर हो गया ना। ये पूरी पूरी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है और उसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल जो है 180 डिग्री होंगे। अब मुझे पता है एंगल 1 प्लस 2 70 है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 कितना हो गया? 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। अब अगर आपका एंगल 4 110 डिग्री है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई क्या था? सीओई तो एंगल 4 ही है जो हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री। तो हो जाएगा 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 4 जो है वो है 110 और इसका जो रिफ्लेक्स है ये वाला एंगल ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको बस सोचना है, समझना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद लीनियर पेयर, इनको लगा के देखो, विजुअलाइज करो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कौन से एंगल आप निकाल सकते हो, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. XY and MN intersect at O. If angle POY is 90 डिग्री, यानी कि एक परपेंडिकुलर है POXO Y पर O पॉइंट पर, then and AB is equal, AB का रेशियो जो है वो है 2:3, then find C. ओके, इसको हम अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं जिससे कि उसके अंदर हम सब चीजें लिख सकें इजिली। तो ये है आपका MN, ये है XY और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया और हम इसको लिख लेते हैं। ये हो गया X Y O M P N और एंगल्स है ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया A, ये है B, ये है C और ये है आपका, नहीं दे रखा इसको हम D मान लेते हैं, दे नहीं रखा D मान लेते हैं मगर। ओके, तो इस तरह से हमको सारे अपने एंगल इसने बता दिए। अब कह रहा है कि एंगल POY इज 90 डिग्री और कह रहा है एंगल A और B की रेशियो है 2:3, यानी कि A:B इज इक्वल टू 2:3। ध्यान रखना जब भी एंगल्स में ना आपको ऐसी रेशियो दे दे, A:B इज इक्वल टू 2:3, जब भी आपको दे आप इसको हमेशा 2x और 3x मान लेना। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक वेरिएबल ऐड कर दिया है x, जिससे कि मैं इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बना सकूं। अगर आप इसको देखें तो x से x कैंसिल होकर वापस 2:3 हो जाएगा, इसलिए x ऐड करना दोनों तरफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आपकी a बाय b की रेशियो जो है वो 2:3 है। अब मल्टीप्लाई x न्यूमरेटर मल्टीप्लाई x डिनोमिनेटर, तो बेसिकली मतलब वही है 2x बाय 3x, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x प्लस ये हो गया 2x एंड 3x हो गए A और B एंगल, और हमको निकालना है फाइंड C। तो आप देखो एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, यानी कि 90 डिग्री प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, यहां पे लिखना जरूरी है लीनियर पेयर, नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे इसमें फिर। ठीक है, अब एंगल B और A का हमको रेशियो पता है 2x और 3x है, तो एंगल B की जगह रख देता हूं 3x, एंगल A की जगह रख देता हूं 2x इज इक्वल टू 90 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो यानी कि x हो जाएगा मेरे पास 90/5 यानी कि 18। x मेरे पास हो गया 18। अगर x 18 हो गया है तो एंगल A हो गया मेरे पास 18 इंटू 2 यानी कि 36 और एंगल B हो गया मेरे पास 18 इंटू 3 यानी कि 54 डिग्री। ओके, सॉरी ये x डिग्री में नहीं होगा, ये x जो है बस ऐसे ही रहेगा।
ओके, तो यानी कि ए हो गया 36 डिग्री और बी हो गया 54 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप एंगल सी और ओके एंगल सी, पहले एंगल सी लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर एंगल सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? इस पर्टिकुलर एंगल सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। इस एंगल सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। क्यों? क्योंकि लाइन एक्स वाई और लाइन एम डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। तो यानी कि ये एंगल यानी कि एंगल एक्स ओ एन और ये एंगल यानी कि एम ओ वाई दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब एंगल एक्स ओ एन तो सी है, एंगल सी है, और एंगल एमओ वाई क्या है? एंगल एम ओ वाई है एंगल ए प्लस 90। करेक्ट, एंगल ए प्लस 90। हमको पता है कि ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 36, यानी कि लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 36 प्लस 90, दैट मींस 126 डिग्री। तो यानी कि एंगल सी कितना आ गया जो हमको निकालना था? 126 डिग्री। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि अपोजिट एंगल्स जो है वो दोनों के दोनों इक्वल है इस ट्राइंगल के। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको ये फिगर ठीक से दिखे और अपने एंगल्स को हम नाम दे सकें। ओके, तो ये हो गया P Q R एंड S T। मान लो ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4। एंगल दोनों सबके आगे। तो बेसिकली क्या हुआ, मतलब ये अब कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सिंपल है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब वो कह रहा है कि एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, और एंगल पी क्यू एस क्या है? हमने नंबर दिया नंबर 3, और पी आर टी क्या दिया? एंगल 4, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 को हमको प्रूव करना है इक्वल है। ठीक है, सिंपल है, कर देते हैं। तो पहले हम लेते हैं लाइन QP जो कि ST लाइन पर पॉइंट Q पर इसको दो एंगल में डिवाइड कर रही है, एंगल 1 और एंगल 3। और क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलर वे में अगर हम इस साइड देखें लाइन RP तो एंगल 2 और एंगल 4 हो जाएंगे 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। यहां लिख दीजिए आप लीनियर पेयर। ओके, अब क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। लेकिन हमको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यानी कि अगर हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये तो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। Thus therefore एंगल PQS is equal to एंगल PRT, hence proved। यहां लिख देना hence proved, ये लिखना जरूरी होता है, proved। ठीक है, तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलो हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो यानी कि इसमें x y w z चार एंगल दे रखे हैं
और हमको ये प्रूव करना है कि लाइन AOB इज AOB इज अ लाइन। ओके, ध्यान आपको रहना चाहिए, अगर AOB लाइन में प्रूफ तब कर सकता हूं अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है इस लीनियर पेयर से वो 180 डिग्री है। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं दोबारा से, तो ये है मेरा AB लाइन और इसके ऊपर O पॉइंट पे हो गया D और ये हो गया C, यानी कि मैं इसको ड्रॉ करता हूं AB C D, सेंटर पॉइंट है O और ये एंगल है X, ये है Y, ये है Z और ये है W। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो OC लाइन है जो एंगल बना रही है इसके ऊपर वो उसका सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये लाइन, ये बेसिकली एक AOB जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, उसका मतलब लाइन है। यही आपने थ्योरम पढ़ी थी, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं उसके अंदर, देखो पहले ये बता रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और आपको पता है किसी भी एक पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, राइट। तो हम यहां करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताया था मैंने आपको, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये आपका 360 डिग्री होगा, करेक्ट। तो अब अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई की रख रहा हूं, इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं इफ सम ऑफ एडजेसेंट since लिखना जरूर, since if sum of adjacent angle is 180 degree then non common arm is a straight line। ये आपको लिखना है और यहां पे ये हो जाएगा कंक्लूड। तो यानी कि अगर ये एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये जो है एक नॉन कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन कौन सी है? OC, जो कि इस वाले x एंगल में भी आ रही है और y एंगल में भी आ रही है, जबकि AB जो है वो नॉन कॉमन लाइन है। इसलिए ये आप लिखोगे और ये क्वेश्चन आपका यहां पे सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं इसको सॉल्व करने का या ऐसे कोई क्वेश्चन जो आएंगे ना नेक्स्ट वाले, उनको सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR POQ जो है को लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये OR हो गया। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, ये एक और लाइन है जो कि OP और OR के बीच में लाई कर रही है। प्रूव दैट एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना इसको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए जहां पे कि प्रूव करना है आपको और इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी हो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, करेक्ट, तो उसको मैं करने का तरीका बताता हूं आपको। तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया POQ और इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे OR और ये लाइन है आपकी OS। तो यानी कि ये हो गया आपका POQ OR और OS और ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम तो है नहीं है, तो इसलिए इसको करने के लिए पहले आप क्या करो, पहले आप रफ साइड में ना निकाल लो कि ये स्टेटमेंट को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं। तो पहले मैं इस 2 को इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा एंगल ROS 2 टाइम्स इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं POS को इस तरफ ले जाता हूं और एक ROS को इस तरफ ले आता हूं। अब बताता हूं क्यों कर रहा हूं मैं वो। तो मैं लिखता हूं एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो इससे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल देखो आप,
पहले आप सेकंड वाली स्टेटमेंट देखो, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। एंगल QOS क्या है? QOS ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, माइनस एंगल ROS माइनस एंगल ROS। अब दोबारा देखो एक बार, एंगल QOS ROS, QOS माइनस ROS क्या बन रहा है? 90 डिग्री। QOS में से ROS निकाला तो क्या बचा? 90 डिग्री। यानी कि ये साइड जो है ये 90 डिग्री है, तो इसको मैं तो कहता हूं 90 डिग्री है। और बन रहा है ROS प्लस POS, ROS प्लस POS। क्या हुआ ये? ROS प्लस POS, ये भी तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। POQ पे एंगल जो लाइन R है वो लीनियर पेयर बना रही है, तो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी तो 90 होगा, होगा या नहीं? दोबारा देखो, QOS माइनस ROS, QOS माइनस ROS हो गया 90 डिग्री। इस बड़े एंगल में से ये निकाल दिया, 90 डिग्री बचा। और एंगल ROS प्लस POS, ROS प्लस POS लीनियर पेयर है, तो ये भी 90 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल ROP प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या किया? ROP ROQ 90 डिग्री इज 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर हो गया। देखो एंगल ROQ क्या है? एंगल ROQ 90 डिग्री, तो यानी कि एंगल ROP इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ROQ 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपका एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP। ठीक है, सिंपल हो गया। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से दोनों के दोनों निकाल लिया, दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। तो मैं ROQ को एक डिफरेंट वे में लिखूंगा, और मैं डिफरेंट वे में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं अपने इस इक्वेशन पे आना चाह रहा हूं। तो मैं ROQ को लिखता हूं QOS माइनस, देखो दोबारा से देखो, इसको दोबारा दूसरा कलर करता हूं, QOS माइनस SOR या ROS। तो जब मैं QOS में से SOR या फिर ROS निकालूंगा तो बच जाएगा ROQ, और मैं ROQ की जगह ये लिख देता हूं, ROQ की जगह मैं लिखता हूं एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू, अब ROP क्या है? ROP दो एंगल्स जुड़ के बना है, ROS और SOP। लिख देता हूं वही मैं, एंगल ROS प्लस एंगल SOP। ठीक है, अब देखो भाई इक्वेशन यही आ गई, ROS प्लस SOP या POS एक ही मतलब है, और यहां पे आ गई QOS माइनस ROS आ गई इक्वेशन ये वाली, यानी कि मैं अब वो इक्वेशन कर देता हूं। अब मैं ROS को इस तरफ ले जाऊंगा, POS या SOP को उस तरफ ले आऊंगा, तो मैं लिख देता हूं एंगल QOS माइनस एंगल, मैं इसको POS ही लिख लेता हूं, सेम ही है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, और एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। जो हमको प्रूव करना था हमने यहां पे प्रूव कर दिया। तो ध्यान रखनी है इसमें 2-3 बातें। पहली चीज तो ये कि आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है जो कि प्रूव करनी है, तो उसको आप रिवर्स कैलकुलेट करो। रफ वर्क में पहले देखो कि इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। 1/2 कर कर आके थोड़ी इक्वेशन टफ लगती है, राइट? मैंने इक्वेशन सॉल्व सिंपल की, इजी की, तो मैं समझ में आ गया कि मैं किस तरह से इस इक्वेशन को देख सकता हूं, और फिर इस इक्वेशन को लाने की ट्राई करो अपने थ्योरम्स के थ्रू। जब इस थ्योरम्स के थ्रू इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करोगे और लाओगे तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और तरीके नहीं हो सकते, आई एम श्योर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 और तरीके होंगे। ये तरीका मुझे लगा कि सिंपल है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर आपको इससे कोई सिंपल तरीका समझ में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं भी लर्न करना चाहूंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हो और किस तरह से क्वेश्चन को इजी और सॉल्व कर रहे हो। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
it is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. ओके, तो वो कह रहा है कि एंगल XYZ is 64. XY and Z is 64 degree. ओके, अब XY is produced to P, यानी कि XY को हम और P तक प्रोड्यूस करते हैं. ओके, हमने P तक प्रोड्यूस कर लिया XY को. ये हो गया P, सॉरी, ये हो गया P. एंड ड्रॉ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कर ली. इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स ZYP को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. ओके, देन फाइंड वाई क्यू, देन फाइंड एंगल ZYP. लेकिन इससे पहले ये अगर x है तो ये भी x है. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि फाइंड एंगल XYQ, यानी कि XYQ जो कि हो गया x प्लस 64, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP. QYP क्या है पहले? QYP ये है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला. ओके, तो हमने अगर QYP निकाल लिया तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा. तो हमको निकालना यहां पर है एंगल ZYP, जिसको कि हमने नाम दे दिया है x प्लस 64, और हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. यानी कि अगर QYP निकाल लेते हैं, QYP क्या है? QYP जो है वो एंगल x है. ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल सा है. कैसे? देखो, PYX क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दो रे हैं YZ और YQ, जो कि इसको तीन डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर रही हैं. तो इसका मतलब अगर तीन डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर रही हैं तो एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX विल बी इक्वल टू 180. क्यों? लीनियर पेयर. ठीक है, हमको पता है कि एंगल PYQ और एंगल QYZ दोनों इक्वल हैं, क्योंकि YQ जो है एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जिसको कि मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया x और x. तो यानी कि एंगल PYQ को हम लिख सकते हैं x, एंगल QYZ को भी हम लिख सकते हैं x, और ZYX हमको पता है 64 है, प्लस 64 इज इक्वल टू 180. तो यानी कि 2x हो जाएगा 180 माइनस 64, दैट मींस 116. तो x हो गया हमारा 58 डिग्री, नॉट डिग्री, 58. ओके, अगर x 58 है, या एक्चुअली 58 डिग्री, अगर x 58 डिग्री है तो हमको निकालना है ZYP. एंगल ZYP इज इक्वल टू x प्लस 64, विच इज 58 प्लस 64, विच इज इक्वल टू 112 डिग्री. और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, पहले QYP निकाल लेते हैं. एंगल QYP इज इक्वल टू x, विच इज इक्वल टू 58. तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP जो मैंने बताया था आपको, रिफ्लेक्स निकालना है QYP का, तो वो होगा 360 माइनस एंगल QYP इक्वल टू 360 माइनस 58, विच इज इक्वल टू 302 डिग्री. तो इस तरह से हमारा एक आ गया 302 डिग्री, दूसरा आ गया 112 डिग्री, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है. तो इस तरह से हमने अपना इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो सॉल्व कर लिया है. लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व तो कर दिए हैं, लेकिन क्या आप इनको खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हैं? प्लीज आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस. अगर आपको कहीं से और क्वेश्चंस भी मिलते हैं डिफरेंट बुक से, तो वो भी ब्रिंग लेके आइए, जिससे कि हम वो भी सॉल्व कर सकें. जल्दी मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, और उस पर्टिकुलर रिवीजन में मैं फर्स्ट चैप्टर से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फिर से लूंगा, और आपके RS अग्रवाल से हम क्वेश्चन उठाएंगे. लेकिन हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जो कि एडजेसेंट एंगल भी पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ेंगे. तो उसमें देखते हैं कि डिफरेंट लर्निंग क्या होती है, और आपको किस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं उनको साथ में जोड़ करके एनालाइज करेंगे. तो ध्यान रखिए अपना. हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड हैप्पी लर्निंग.